तो स्वागत है फ्रेंड यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह हम आज भी प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमीटर शंट के बारे में, यानी कि आज हम समझेंगे एमीटर शंट का यूज कहाँ करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो आउटपुट में जो डीसी सप्लाई हमको प्राप्त होता है, तो उसके करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। तो एमीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, तो उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये रेक्टिफायर यूनिट है, इसमें 6 डायोड लगे हुए हैं, जिसमें से रेक्टिफायर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 75 एम्पियर है। अब इस 75 एम्पियर करंट को हमें मेजर करना है, तो इसके लिए हमें एमीटर कनेक्ट करना होगा। और एमीटर किस टाइप का होना चाहिए, पीएमएमसी टाइप का होना चाहिए। तो ये हमारा एमीटर है। अब एमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया गया है, देखिए एमीटर को कनेक्ट किया गया है शंट के क्रॉस में। ठीक है, अब चलिए मैं आपको शंट दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। अब देखिए शंट, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये शंट है आपका। और इस शंट की रेटिंग जो है मिली वोल्ट में होती है, जैसे कि 50 मिली वोल्ट, 75 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट। तो इस शंट की जो रेटिंग है वो 75 मिली वोल्ट है, इसकी मैक्सिमम रेटिंग है। और ये जो 2 वायर दिख रहे हैं ये एमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है। अब रेक्टिफायर के बारे में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा वीडियो, क्योंकि उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। यहाँ हमारा शंट कनेक्टेड था। शंट की रेटिंग थी 75 मिली वोल्ट। शंट की रेटिंग मिली वोल्ट में ही होती है। ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप रहता है। और यहाँ जो एमीटर कनेक्टेड है इस शंट के क्रॉस में, तो वो 0 से 100 एम्पियर का एमीटर है। फिर ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे कॉइल से कनेक्टेड है। ठीक, तो आज हम देखेंगे ये जो शंट रजिस्टर होता है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं इस सर्किट को फिर से मॉडिफाई करता हूँ और ये ऐसे, ये मैंने बना लिया शंट रजिस्टर। इसको RS नाम दे देता हूँ और यहीं से मैं बना लेता हूँ एक एमीटर रजिस्टर, इसको मैं RM दे देता हूँ। एमीटर के बारे में भी मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने PMMC इंस्ट्रूमेंट के नाम से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप देखिएगा उसको जाके। और अब देखिएगा उसमें जो कॉइल लगा हुआ है बहुत बड़ी कॉइल है। और जो कॉइल डिज़ाइन किया जाता है वो डिज़ाइन किया जाता है 100 मिली एम्पेयर तक के करंट को मेजरमेंट करने के लिए। बट यहाँ पर इस सर्किट में जो करंट है वो 75 एम्पियर है। तो 75 एम्पियर के करंट को मेजर करने के लिए ये शंट कनेक्ट किया जाता है एमीटर के अक्रॉस में। और इस शंट की रेटिंग होती है मिली वोल्ट में होती है। तो यहाँ जो रेटिंग थी वो 75 मिली वोल्ट है। तो इस शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं आज हम वो देखेंगे। कि मैंने सर्किट को फिर से मॉडिफाई कर लिया है। और ये करंट कौन सा है, ये 75 एम्पियर है। ये जो लाइन करंट फ्लो हो रहा है ये 75 एम्पियर वाला, वो ये करंट है। ये हमारा कहाँ से आया, रेक्टिफायर के आउटपुट से आया। तो ये करंट है। ठीक है, अभी हमने इस कॉइल को निगलेक्ट कर दिया है। हमें इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या होता है, ये सर्किट जो है अपने रजिस्टिव नेटवर्क पढ़ा होगा अगर, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर 2 रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल होता है, क्योंकि ये यहाँ सीरीज में कोई रजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी वोल्टेज यहाँ अप्लाई होगा वही वोल्टेज जो है इस नेटवर्क में अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल होंगे।
तो हम यहाँ मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है ISH है और ये करंट जो है IM है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल में नेटवर्क कनेक्ट है। तो ये हो जाएगा ISH इंटू RSH इक्वल IM इंटू RM। हमने वोल्टेज ड्रॉप इक्वल कर लिया, ठीक है। अब RSH की वैल्यू क्या हो जाएगी, RSH की वैल्यू निकालना, तो इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे इक्वल की साइड ले जाके। तो ये IM RM डिवाइड ISH हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप KCL अप्लाई करोगे तो ये करंट जो है इस नोड पे इन हो रहा है और ये दो करंट ISH और IM आउट हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू KCL I इक्वल ISH माइनस IM। तो हमें तो चाहिए ISH की वैल्यू क्योंकि यहाँ रिक्वायर्ड भी है ISH। तो ISH की वैल्यू निकालने के लिए हम IM को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड। तो ये हो जाएगा ISH इक्वल I प्लस IM। सॉरी यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि किसी नोड पे इन होने वाला करंट इक्वल आउट होने वाला करंट होता है। तो ये I इक्वल IS प्लस IM हो जाएगा। तो ISH की वैल्यू हो जाएगी I माइनस IM और इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा RSH इक्वल IM RM डिवाइड I माइनस IM। तो अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, इस RM को डिवाइड में लेते हैं। तो RSH डिवाइड RM हो जाएगा और ये IM डिवाइड I माइनस IM हो जाएगा। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, अच्छा हम इस इक्वेशन को अगर एक नंबर दें, इक्वेशन एक नाम दें, तो इस इक्वेशन को फिर से अगर मॉडिफाई करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, IM डिवाइड I माइनस IM डिवाइड IM इक्वल RM डिवाइड RSH लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने फिर से मॉडिफाई कर लिया है और अब यहाँ से हमें मिल जाएगा I माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसको ना अलग अलग कर लिए तो ये I डिवाइड IM हो जाएगा और ये माइनस IM से IM कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा इक्वल RM डिवाइड RSH, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं I डिवाइड IM इक्वल RM प्लस RM डिवाइड RSH प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो I डिवाइड IM है इसको लिख लेते हैं M क्या कहलाता है, M जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है शंट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा M इक्वल RM डिवाइड RSH प्लस 1 और इसको फिर से रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा M माइनस 1 इक्वल RM डिवाइड RSH। तो RSH की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी RM डिवाइड M माइनस 1। एक्चुअली में आप यहाँ भी पुट कर सकते हो I डिवाइड IM को, यानी कि I डिवाइड IM की जगह M, तो ये हो जाएगा M माइनस 1 और RM डिवाइड RSH। तो आपको ना ये प्रोसेस करने की नीड ही नहीं होगी, अब डायरेक्ट यहाँ से RSH की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो RSH इक्वल हो जाएगा RM डिवाइड M माइनस 1। यहाँ पर M जो है शंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है, ठीक। अब देखिए जो हमारा ये शंट होता है, ये शंट है, तो ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है मैग्नीन का, ये बना होता है
मैग्नीन का। ये एलॉय होते हैं, इसमें जो कॉपर का परसेंटेज रहता है वो होता है अप्रॉक्स 84%, और जो मैग्नीशियम का परसेंटेज रहता है ये होता है लगभग 12%, और इसमें जो निकल होता है उसका परसेंटेज होता है 4%। तो इनका ये मिक्सचर होता है, ये मैग्नीन, ये एलॉय होते हैं। तो ये जो संट है, ये जो यहाँ यूज हुआ है, ये बना होता है मैग्नीन का। अब इसकी खासियत ये होती है कि ये जो संट है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो बहुत लो होता है, लगभग 0.0015% पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो बहुत लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हायर करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो हायर करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैग्नीन की क्वालिटी ये होती है कि ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसकी वैल्यू जो है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती है। इसलिए जो ये संट है वो मैग्नीन का बनाया जाता है। अब संट को आप अगर डीसी सप्लाई को, डीसी करंट को मेजर करना है तभी आप संट को कनेक्ट करते हो एमीटर के क्रॉस में। एसी करंट को मेजर करने के लिए एसी सर्किट में सीटी का यूज किया जाता है। सीटी मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर। अब करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे दिखता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख लीजिएगा उसको। अब उसका कनेक्शन कैसे होता है वो बता देता हूँ आपको। तो अगर आपको एसी करंट मेजर करना है तो उसके लिए कैसा कनेक्शन होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो मान लीजिए आपका आर वाई बी फेज है, तो ये आर वाई बी फेज जो है बस बार से आता है और यहाँ एच डी एफ फ्यूज लगा होता है। उस एच डी एफ फ्यूज के बाद आपका जो कॉन्डक्टर लगा होता है, ठीक है, ये आपका फ्यूज हो गया। इसके बाद आपका लाइन कॉन्डक्टर लगा होता है। इसके बाद आपका सीटी लगा होता है। वो सीटी का ना जो ये टर्मिनल है, प्राइमरी टर्मिनल P1, यहाँ सिटी पे इंटर होता है, और ये P2 जो है वो ऐसे आउट हो जाता है तीनों फेज में। इसके बाद जो ये सेकेंडरी पॉइंट रहता है, इसके सेकेंडरी पॉइंट का ये जो R और यहाँ से ये Y और ये B, RYB आपने ले लिया। और इसके बाद जो ये पॉइंट बचे ना, इन पॉइंट को ऐसे ले जाके शॉर्ट कर देना होता है और ग्राउंड कर देना होता है। इसके बाद जो ये आपका 3 पॉइंट है RYB, ये कनेक्ट हो जाते हैं वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच से, और वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच से 2 पॉइंट निकलते हैं A1 A2, इसको आपको कनेक्ट कर देना होता है एमीटर से। तो इस प्रकार एसी करंट को अगर मेजर करना होता है तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने देखा कि सीटी सेकेंडरी को ओपन नहीं रखा गया है। ये आप जानते भी हो इसके बारे में, क्योंकि अगर सीटी सेकेंडरी को ओपन रखेंगे तो क्या होगा, देखिए सिटी की प्राइमरी में तो नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, लेकिन सिटी की सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं, सिटी सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिटी सेकेंडरी में करंट तो कम फ्लो होगा, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप इसको ओपन करते हो गलती से, अगर आप कोई पर्सनल आता है, कोई व्यक्ति आता है, इसे टच कर देता है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और इसे ग्राउंड पाथ मिल जाएगा, यानी कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा झटका लग जाएगा। इसलिए सिटी सेकेंडरी को ओपन नहीं रखा जाता। आप यहाँ देख भी सकते हो सिटी सेकेंडरी को ओपन नहीं रखा गया। ये जो S2 टर्मिनल था इसको ऐसे ग्राउंड शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया गया है, और जो S1 टर्मिनल था तीनों फेज के, उसे वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच के थ्रू एमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि सिटी सेकेंडरी को ओपन नहीं रखा गया है। ठीक है,
तो यहाँ हमने सीखा कि अगर हमें डीसी करंट को मेजर करना है तो उसके लिए एमीटर के क्रॉस हमें शंट को कनेक्ट करना चाहिए, और अगर हमें एसी करंट को मेजर करना है तो उसके तो एमीटर में जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, सीटी के थ्रू होता है, क्योंकि सीटी सेकेंडरी में 1 एम्पियर या 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाया है और थ्योरेटिकली भी समझाया है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थ्योरी भी आपको सीखने को मिलेगा, और आप अगर कहीं इंडस्ट्री में भी जाते हो तो आपको प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।